हेलो एंड वेलकम टू एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है और आपके साथ है आरजे स्मिता और मेरे साथ है आज डॉक्टर मृग्या देश पांडे जो कि है गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट विद समर्थ आईवीएफ सेंटर। सो वेलकम मैम। हेलो, वेलकम, थैंक यू। सो हम आज बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के बारे में, राइट? राइट। राइट। सो कई सारे सवाल होते हैं और स्पेशली जो आजकल की लाइफस्टाइल हो गई है, सो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। विमेन हो या मेन हो, अक्सर हमारे ध्यान में यही रहता है कि इनफर्टिलिटी मतलब सिर्फ फीमेल्स। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि मेल का भी कहीं ना कहीं इसमें रोल होता है। सो आज हम इस बारे में आपसे बात करेंगे। तो मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि बढ़ती उम्र का फर्टिलिटी पर क्या असर होता है? हम किसी भी कपल को देखें तो फर्टिलिटी कम उम्र में ज़्यादा होती है, ये एक फैक्ट है। और स्त्री और पुरुषों को अगर अलग अलग देखें तो स्त्री की उम्र का फर्टिलिटी पर थोड़ा असर ज़्यादा होता है। जैसे किसी भी महिला का 30 से कम जब उम्र होता है तो उसमें फर्टिलिटी उनकी मैक्सिमम होती है उस टाइम पर। 30 के बाद की उम्र में फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है और 35 की उम्र के बाद ये ज़्यादा गति से कम होने लगती है। ओके। वहीं हम पुरुषों को देखें तो उनमें हमें फ़ायदा ये है कि स्पर्म शरीर में हर महीने मिलियंस में बन रहे होते हैं। तो उम्र के साथ उनमें स्पर्म के नंबर में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पर्म की जो गति होती है, उनका जो आकार होता है, वो 40 वर्ष से कम के पुरुषों में ये अच्छा होता है और ओके। 40 से ऊपर के पुरुषों में इसकी मात्रा धीरे-धीरे इसमें कमी आने लगती है, लेकिन फर्टिलिटी पे थोड़ा असर पड़ता है, बहुत नहीं पड़ता। हाँ, महिलाओं पर ज़्यादा होता है। महिलाओं का उम्र पे ज़्यादा असर पड़ता है। ओके, ग्रेट। तो ऐसे हम कई सारी बातें जानेंगे आज इनफर्टिलिटी के बारे में। आप बने रहिए आरजे स्मिता के साथ ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है। वेलकम टू एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है और आपके साथ है आरजे स्मिता और मेरे साथ है डॉक्टर मृग्या देश पांडे जो कि हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बढ़ती उम्र का महिलाओं की फर्टिलिटी पर ज़्यादा असर क्यों होता है? हाँ, तो महिलाओं के शरीर की प्राकृतिक बनावट ही ऐसी होती है कि जन्म के समय उनके शरीर में लगभग 1 मिलियन स्त्रीबीज होते हैं। इनकी संख्या फिक्स है, ये हर महीने नया नहीं तैयार होता, जितना शरीर में है उतना है। और जैसे-जैसे महिला की उम्र बढ़ती है, धीरे-धीरे ये स्त्रीबीज कम होने लगते हैं। किशोरावस्था जब आती है, तब हमारे शरीर में लगभग 3 से 4 लाख स्त्रीबीज रहते हैं। ओके। इसके बाद मासिक प्रक्रिया शुरू होती है। मासिक प्रक्रिया में हर महीने एक स्त्री बीज बढ़ता है, वो फूटता है और अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकी तो वो शरीर में अपने आप नष्ट हो जाता है। इस स्त्री बीज के साथ 3-4 और स्त्री बीज बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते, वो भी शरीर में नष्ट हो जाते हैं। तो हर महीने इस तरीके से 5 से 6 स्त्री बीज नष्ट होते रहते हैं। तो जैसे उम्र बढ़ती है ये धीरे-धीरे कम होते जाते हैं और 50 की लगभग जब उम्र आ जाती है तो ये पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। ओके। तो फर्टिलिटी का जो हमारा लेवल ऑफ एग्स है वो शरीर में धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए महिलाओं में इसकी समस्या थोड़ी ज़्यादा है। ओके। सो ये बहुत ही अच्छी जानकारी दी मैम आपने, क्योंकि अक्सर आजकल की यंग जनरेशन जो सोचती है कि हम लोग बाद में पहले करियर बना लें, फिर हम लोग शादी करें, उसके बाद कुछ सालों के बाद हम कोई चाइल्ड प्लान करें, तो ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पर असर होता है। सो ये आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और कई सारी बातें जानेंगे हम आज मैम के साथ। आप बने रहिए आरजे स्मिता के साथ ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है। वेलकम टू एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है और आपके साथ है आरजे स्मिता और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि इनफर्टिलिटी। सो आज हमारे साथ है डॉक्टर मृग्या देश पांडे जो कि है गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट। सो मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या महिलाओं में स्त्री बीज यानी कि एग्स जो होते हैं उनकी संख्या कम होती है बिफोर एज? एक रहता है ना कि पहले कुछ एक पर्टिकुलर एज के बाद कम होती है, लेकिन कुछ ऐसा होता है क्या कि एज से पहले भी कम हो सकती है? हाँ, ये अभी थोड़ा पॉपुलेशन में इस चीज़ की संख्या बढ़ रही है। ऐसा देखा गया है कि समय से पहले कुछ महिलाओं में स्त्री बीज की संख्या कम हो रही है। जब कोई कपल हमारे पास फर्टिलिटी कंसल्टेशन के लिए आते हैं
तो हम महिलाओं में कितनी स्त्री बीज के जो साठा जिसको बोलते हैं वो कितना बचा है ये देखने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक है अल्ट्रासाउंड और दूसरा है एक ब्लड टेस्ट जिसको कहते हैं AMH काउंट यानी एंटी मलेरियन हार्मोन काउंट। तो AMH की संख्या अभी हम देख रहे हैं कि जित एक समय पर या एक उम्र पर जितनी होनी चाहिए उससे कम भी पाया जा रहा है और इस चीज़ का प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो इसका कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारे खान पान में बदलाव हो गया है, जो हम मार्केट से चीज़ें लाते हैं उनमें केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स पहले से ज़्यादा संख्या में यूज़ हो रहे हैं, जो कि हम कितना भी कंजर्वेशन करें वो हमारे शरीर में चले ही जाते हैं राइट। और इसका शरीर पर थोड़ा विपरीत असर हो सकता है और दिस माइट बी लीडिंग टू इट। ओके। जैसे कि एक और चीज़ जो अभी मैं मेंशन करना चाहूँगी वो एक एंटिटी है जिसका नाम है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, ओके। है ना? तो ये जो है इसमें क्या होता है कि महिला की उम्र बहुत कम है लेकिन स्त्री बीज की संख्या उसमें बिल्कुल कम है या ना के बराबर है। तो ये एक जेनेटिक कंडीशन हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जितना चाहिए उतना ही हो। सो इन केसेस में स्त्री बीज बिल्कुल शरीर में नहीं है तो ऐसा नहीं कि ये महिला कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ओके। IVF इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर हर। इसमें हम एग डोनेशन की बात करते हैं उन महिलाओं से कि जिनके पास खुद के एग्स नहीं हैं वो एग बैंक से एग्स ले सकते हैं और IVF के प्रोसीजर के द्वारा प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ग्रेट। तो ये IVF एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि Yeah, it has come like a boon to या us, right? एग्जैक्टली राइट। सो ऐसे कई सारी बातें करेंगे हम IVF के बारे में मैम से। आप बने रहिए RJ स्मिता के साथ ओनली ओनली ऑन MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है। सो हम बात कर रहे हैं आज इनफर्टिलिटी के बारे में और जैसे कि मैम ने कहा एक बून है हमारे लिए IVF। सो ऐसा ही मैम मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने कहा कि एग्स का जो है मात्रा वो कम होता है, तो क्या ऐसी कोई दवाई है जिससे वो एग्स जो है स्त्री बीज जो है वो बढ़ सके? अनफॉर्चुनेटली आज के समय में ऐसी कोई फर्टिलिटी ड्रग नहीं है जो शरीर में स्त्री बीज की संख्या बढ़ा दे, है ना? ओके। लेकिन DHEA के नाम से एक ऐसा मेडिसिन अभी उपलब्ध है जो कि एग की क्वालिटी को बढ़ाता है और जो हमारे शरीर में जो ऑलरेडी एग्स प्रेजेंट हैं जो कि बढ़ नहीं रहे हैं, है ना? मैंने बताया कि हर मासिक प्रक्रिया में 2-4 बीज होते हैं जो बढ़ने की क्षमता जिनमें उतनी नहीं होती है। तो इन एग्स पर वो DHEA जो है वो एक्ट करते हैं और उनके प्रजनन की क्षमता को बढ़ाते हैं। ओके। सो ओवरऑल फर्टिलिटी बढ़ती है और साथ में एडवांस स्टेज में जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि बच्चों में विकार के थोड़े चांसेस स्त्री बीज से ज़्यादा होते हैं और मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो DHEA लेने से इन पर तो अच्छा प्रभाव पड़ता है और इनके चांसेस कम होते हैं। ग्रेट। सो और कई सारी बातें करेंगे हम आज डॉक्टर मृग्या देशपांडे मैम से। आप बने रहिए RJ स्मिता के साथ ओनली ऑन MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है। सो जैसे कि आज मेरे साथ है डॉक्टर मृग्या देशपांडे और हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। तो मैम मैं ये आपसे सवाल पूछूंगी। अगला सवाल मेरा ये है कि बहुत सारी जैसे आजकल लड़कियां करियर ओरिएंटेड है, सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न उन्हें लगता है कि हम शादी देर से करें तो ऑटोमेटिकली फिर प्रेगनेंसी प्लानिंग देर से करना है। तो इस चीज़ में क्या ART उनकी मदद कैसे कर सकता है, ये मुझे बताइए। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि अगर हम ऐसा देख रहे हैं कि शादी थोड़ी लेट हो रहा है या हम किसी और कारण से प्रेगनेंसी थोड़े दिनों बाद चाहते हैं, इसके एक कारण तो ये सोशल भी है कि करियर के कारण प्रेगनेंसी अब हम थोड़ा लेट चाहते हैं। राइट। कई मेडिकल रीजंस भी होते हैं, राइट। जैसे कि किसी को कोई कैंसर है जिसके लिए उनको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी होना है, ओके। ब्रेस्ट कैंसर है, किसी भी तरह का है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस का डिजीज़ है जिसके कारण उनके ओवरी पर ही ऑपरेशन होना है। तो इन ट्रीटमेंट्स के बाद ओवेरियन रिजर्व कम होने वाला है, यानी स्त्री बीज शरीर में कम होने वाला है, ये हमें पहले से पता है। तो इन कंडीशंस में ये शुरू करने के पहले या फिर हम पोस्टपोन करना चाहते हैं प्रेगनेंसी तो नॉर्मल केसेस में भी
हम पहले टेस्ट्स करके देखते हैं कि स्त्री बीज की क्षमता शरीर में कितनी है, फिर हम उन्हें बढ़ाकर शरीर से निकाल कर उन्हें फ्रीज कर सकते हैं। ओके। इसको एग प्रिजर्वेशन बोलते हैं इस प्रक्रिया को, या oocyte क्रायो प्रिजर्वेशन। इससे लैब में जो स्टोर हो जाते हैं एग्स, वो कई सालों तक उसी कंडीशन में रहते हैं, और कई सालों बाद जब प्रेगनेंसी चाहिए, अगर उस समय फर्टिलिटी कम हो गई है, तो इन एग्स को यूज करके हम आईवीएफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं ऐसे केसेस में। दैट्स सो इट्स अमेजिंग। अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर सच गर्ल्स जो जानते हैं कि उनका 35 से लेट होने वाला है या 40 से भी लेट होने वाला है अच्छा। वैसे एज में। सो देखा जाए तो एक्चुअली इस चीज़ से आफ्टर 40 भी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। Yes, and we'll be talking about 40 plus more. ओके, स्टे ट्यून्ड टू एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है। वेलकम टू एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है, और आपके साथ है आरजे स्मिता, और मेरे साथ है एक्सपर्ट, यानी कि जो आजकल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बढ़ गया है, तो गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट। सो मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब तो हमने इतनी सारी बातें कर ली आईवीएफ के बारे में, लेकिन आईवीएफ के लिए सही उम्र क्या होती है? ओके, सो आईवीएफ ऐसी चीज है जो जिसकी जरूरत किसी को भी कभी भी पड़ सकती है राइट। है ना। अब वी हैव टॉक्ड अबाउट एग्स टुडे, है ना। आज हमने ऐसे देखा कि स्त्री बीज का क्या उम्र का स्त्री बीज पर क्या असर है, और स्त्री बीज का फर्टिलिटी पर क्या असर है। राइट। लेकिन वो एक ही कारण होता है, और भी कई कारण होते हैं जिनमें आईवीएफ ही ट्रीटमेंट है। जैसे कि अगर महिलाओं के जो 2 ट्यूब्स होते हैं, अगर वो ब्लॉक हैं, या सीवियर टेराटोजूस्पर्मिया जिनको हम कहते हैं कि स्पर्म की क्वालिटी बहुत ही लो है और कुछ ही स्पर्म्स ऐसे हैं जो यूजफुल हैं, तो इन केसेस में आईवीएफ इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। तो ये किसी भी एज पे हो सकता है। ओके। सो अगर आईवीएफ एडवाइज्ड है ही, तो हम उसे जितना जल्दी कर लें उतना हमें फ़ायदा है, क्योंकि जैसा हमने बात किया कि स्त्री बीज की क्वालिटी भी एज के साथ बदल जाती है, और एज के साथ जो बच्चे में विकार होने के चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन में जितने हैं उनसे थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आईवीएफ करना ही है तो वो हम जितने अर्ली कर लें उतना अच्छा है। बट सपोज किसी के सारे टेस्ट नॉर्मल हैं किसी कपल के, तो वो ट्रीटमेंट करते 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 कई बार ऐसा हो जाता है कि समय चला गया, पता नहीं चला, 40 का एज आ गया। सो दे माइट थिंक कि अब 40 एज आ गया, नाउ अब हम एलिजिबल हैं क्या आईवीएफ के लिए। तो ऐसा नहीं है कि 40 प्लस में हम आईवीएफ नहीं कर सकते हैं। हम असेस करते हैं कि उनकी एग क्वालिटीज़ क्या है, एग क्वांटिटीज़ क्या हैं, स्पर्म कैसे हैं, बाकी के पैरामीटर्स अच्छे हैं कि नहीं हैं। उसके हिसाब से हम उनके खुद के एग्स के साथ, या फिर ज़रूरत पड़े तो डोनर एग्स के साथ आईवीएफ का प्रोसेस कर सकते हैं, और इसका सक्सेस रेट भी बाकी एज से भले ही कम हो लेकिन काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें नहीं मिलेंगे, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी रेट है, और वी शुड नेवर गिव अप ऑन आवर ड्रीम। It is our dream. We should go for it. Yeah, true. So actually good news for all those people, you know, those who are sitting and just thinking कि करें कि नहीं करें. So मुझे लगता है कि this is the right time for you. अगर आपको ऐसा लगता है कि IVF कराएं या नहीं कराएं, तो आपको सब कुछ डिटेल्स बता दिया गया है. It's better never to be late. कहते हैं ना, कभी देरी मत करो इससे ज़्यादा. अगर आपको ऐसा लगता है कि this is the best time, so you should start it now. थैंक यू सो मच डॉक्टर मृग्या देशपांडे मैम, आपने आज जो इन्फॉर्मेशन दी, आई होप ये हमारे लिसनर्स को बहुत काम आएगी और बहुत हेल्पफुल भी रहेगी। और इस बारे में हम और फीमेल्स और मेल्स दोनों के बारे में हम आज जानकारी लेंगे थोड़ी ही देर में। स्टे ट्यून्ड टू एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।